हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्नोत्तर लेके आया हूं, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड एलटीएल लेक्चरर एंड यूपी एलटीएल लेक्चरर, डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, सीटेट, पुलिस व उत्तराखंड व केंद्रीय सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, यह आता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी कौन होता है? तो यह भारत सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी अपना पद किसके प्रसाद पर्यंत धारण करता है? तो यह अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी को हटाने का अधिकार किसे है? तो यह है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, क्या महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित है? तो दोस्तों, महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, महान्यायवादी के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो आवश्यक है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी किसका मुख्य कानूनी सलाहकार होता है? तो यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी को किस सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो इन्हें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, क्या महान्यायवादी को संसद के किसी सदन में मतदान का अधिकार है? तो दोस्तों, महान्यायवादी को संसद के किसी सदन में मतदान का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की सहायता के लिए कौन होते हैं? तो महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या महान्यायवादी सरकारी सेवक माना जाता है? तो नहीं, महान्यायवादी सरकारी सेवक नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी का पारिश्रम वेतन कौन निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी का पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो इनके पद से हटाने की संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, राष्ट्रपति कभी भी इनको हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिकारी है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह होते हैं भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो वह देता है महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में कहां कहां सुनवाई का अधिकार रखता है? तो यह सुनवाई का अधिकार सभी न्यायालयों में रखता है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, क्या महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? तो नहीं, यह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो संविधान में महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु है वह निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी को किसके समान विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं? तो इन्हें संसद के सदस्य के समान विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है। अगला प्रश्न है, यदि सरकार इस्तीफा दे दे तो क्या महान्यायवादी को भी इस्तीफा देना होता है? तो दोस्तों, अगर सरकार इस्तीफा दे दे तो महान्यायवादी को भी इस्तीफा देना पड़ता है। एकदम बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास करने से क्या रोका जाता है? तो नहीं, वह यह कर सकता है बशर्ते वह सरकार के खिलाफ न हो। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो वह थे MC सीतलवाड़। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी किसके द्वारा दिए गए रेफरेंस पर सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो वह देता है एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी को अन्य कौन सा नाम दिया जाता है? तो इनको भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी संसद के अलावा संसद की समितियों में भी भाग ले सकता है या नहीं? तो महान्यायवादी संसद के अलावा संसद की समितियों में भी भाग ले सकता है, यह बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है, क्या महान्यायवादी पद से हटने के बाद लाभ का पद धारण कर सकता है? तो यह बिल्कुल सही कथन है कि महान्यायवादी पद से हटने के बाद लाभ का पद धारण कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ की कार्यपालिका से संबंधित है जिसका महान्यायवादी एक हिस्सा है? तो वह है भाग 5। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है,
कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, कैग को पद से कैसे हटाया जाता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से कैग को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कैग किसे त्यागपत्र सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। अगला प्रश्न है, कैग किसके संरक्षक के रूप में कार्य करता है? तो यह लोकवित्त के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कैग को किसका अभिभावक कहा जाता है? तो इनको लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैग केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 151(1) के तहत। अगला प्रश्न है, कैग राज्य सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो यह राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 151(2) के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है? तो यह संसद के दोनों सदनों के समक्ष कैग की रिपोर्ट को रखवाता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल कैग की रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है? तो यह राज्य विधानमंडल के समक्ष कैग की रिपोर्ट को रखवाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 149। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कैग को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया? तो यह किया गया था इन्हें 1976 में। अगला प्रश्न है, कैग मुख्य रूप से किस समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है? तो यह लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, क्या कैग संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो नहीं, कैग संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। अगला प्रश्न है, कैग के सेवानिवृत्त होने के बाद क्या वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई और पद धारण कर सकता है? तो नहीं, वह कोई और पद धारण नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, कैग का वेतन और सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करती है संसद। अगला प्रश्न है, कैग का वेतन किसके बराबर होता है? तो इनका वेतन होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर। अगला प्रश्न है, कैग का कार्यक्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? तो इनका कार्यक्षेत्र केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लेखा परीक्षण तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने कैग को संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न है, कैग किस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करता है? तो कैग कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अगला प्रश्न है, कैग किसका लेखा परीक्षण करता है? तो यह केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और सरकारी कंपनियों के व्यय का लेखा परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है, क्या कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है? तो यह एकदम बिल्कुल सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का मुखिया कौन होता है? तो वह होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। अगला प्रश्न है, कैग की नियुक्ति के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो किसके लिए आवश्यक हैं? तो यह संविधान में विशेष योग्यताएं निर्धारित नहीं हैं, लेकिन आमतौर पर उच्च प्रशासनिक अनुभव वालों को ही कैग के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, जो न्यायाधीश होते हैं विशेषकर उन्हें ही कैग बना दिया जाता है या उन्हें ही इस पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैग की प्रशासनिक शक्तियां कौन सी हैं? तो दोस्तों, कैग की प्रशासनिक शक्तियां हैं उसके अधीन काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तों का निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, कैग किसके तहत स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण करता है? तो यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश पर स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कौन से क्रम के कैग बने हैं? तो यह 14वें कैग बने हैं। अगला प्रश्न है, कैग किस निधि से होने वाले व्यय का लेखा परीक्षण करता है? तो यह भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय का लेखा परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है, क्या कैग एक संवैधानिक पद है? तो हाँ, यह एक संवैधानिक पद है। तो दोस्तों, आज हमने भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में महत्वपूर्ण 60 प्रश्नोत्तरों के बारे में जाना, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो का PDF फाइल मिल जाएगा। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।